राहुल की माँ को लव मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी बहू ऐसी आए जिसने शादी से पहले ही प्यार किया हो। पर राहुल, उसका तो दिल अटक चुका था सौम्या पर। देखो यार, क्लियर कर दो, तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ रहे हो या नहीं, नहीं तो मैं कोई और लड़का देख लूं। अरे कैसी बात कर रही हो, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम किसी और से शादी करोगी? हाय हाय, सोचा भी कैसे? ना खुद कर रहे हो, ना ही मेरे घर वालों को लड़का देखने दे रहे हो। देखो, मेरे मम्मी पापा को तुम पसंद हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारी मम्मी जानती तक नहीं है। अरे ठीक है ना यार, वो भी मान जाएंगे, टेंशन नहीं है उनको, बस ये लव लव का ना लफड़ा समझ में नहीं आता उनको। उधर राहुल की बड़ी भाभी अपनी सास यानी कि राहुल की माँ से कहती है, माँ जी कुछ और खाने का मन है तो बना दूं। अरे तेरी माँ ने तो धोखा कर दिया हम लोगों के साथ कि अरेंज मैरिज और दहेज लव मैरिज वाला दे दिया। कुछ करना चाहती है तो मेरे लिए जा अपने बाप से 2 लाख रुपए लेकर आ जा। कैसी बात करिए माँ जी, पापा पैसे कहाँ से लाएंगे? इसीलिए तो मैंने अरेंज मैरिज की थी अपने बेटे की। अरे तेरे बाप की औकात देखकर शादी की थी, तब ये हाल है। सास बहू को रोज ताने बोलियां बोलती थी। एक रोज सास की सहेली कहती है, अरे भाभी, आपके छोटे बेटे को देखा था मैंने, एक लड़की के गले में हाथ डालकर घूम रहा था। लगता है छोटी की तो लव मैरिज ही होगी। अरे शुभ शुभ बोल, तेरे बेटे ने तो की थी लव मैरिज। क्या लाई तेरी बहू दहेज में? हाँ, फूटी कौड़ी नहीं। अरे शादी से पहले लड़के को फंसाने वाली लड़कियां कैसी होती होंगी। सास की ताने बोलियों से तंग आकर बड़ी बहू भी बगावत कर देती है। जिस बहू के मुंह में कल तक जुबान नहीं थी, वो अब पटर पटर जवाब देने लगती है। क्या है माँ जी, सारा दिन आप खाती रहती हैं, जब से बुखार से उठी है बस जबान चटर चटर चल रही है आपकी। और क्या माँ, मानसी भी थक जाती है काम करते करते, हर वक्त आप बस पीछे लगी रहती है। कैसी बात कर रहा है शुभम, मैंने तो बस 2 पराठे मांगे थे, सबके लिए बन रहे थे तो मैंने कहा मेरे लिए भी बना दे। अरे रिश्ता लेकर जब इसकी माँ आई थी तब तो बड़े बड़े वादे कर रही थी जी, लड़की पूरी बारात का खाना अकेले बना लेती है। हाँ तो बना ही लेती हूँ, लेकिन रोज रोज नहीं, आप तो अकेले ही पूरी बारात का खाना खाती हैं। तू ऐसी जबान लड़ाती रही ना तो एक दिन मैं तुझे घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? आप सोचती क्या हो मैं आपसे डर जाऊंगी? घर में मैं रानी हूँ और आप मेरे बल पर रह रही हैं यहाँ, समझी? खाना ना दूं तो भूखी मर जाएंगी। लीजिए खाइए पराठा। दरअसल राहुल की कमाई कुछ खास नहीं होती है। किराए के मकान में बड़ा भाई सारे घर के खर्चे देता था। वहीं सास बहू की ये रोज रोज की चिक चिक राहुल देखता था। वो जानता था कि सौम्या आ गई तो भाभी भी माँ को कुछ नहीं कह पाएगी, लेकिन वो माँ को कैसे समझाए कि भाई एक अरेंज मैरिज वाली बहू लाकर तो देख ली, अब एक लव मैरिज भी देख लीजिए। सास बेटी से फोन पर बात कर रही थी। अरे सरला, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस मानसी की रोज रोज की चिक चिक से। मैं तो शुभम को अलग ही कर रही हूँ। अरे माँ, भाभी का दोष आप भाई को क्यों दे रही हैं? दोनों बेटों के साथ रहो ना। मैं तो बोलूंगी आप राहुल की शादी कर दो। अरे पहले ही एक की शादी करके मैं इतनी परेशान हूँ, राहुल की भी शादी करके अपने सर पर और मुसीबत मोल लूं क्या? अरे माँ, जरूरी नहीं कि दूसरी बहू भी गलत ही आ जाए। हो सकता है दूसरी आपका ख्याल रखे और उसको देखकर पहली भी सुधर जाए। आप राहुल से बात करो ना, क्या पता उसको कोई लड़की पसंद हो। अरे राहुल को पसंद हो मतलब? अरे लव मैरिज वाली लड़की मैं कभी अपने घर नहीं लाऊंगी। अरेंज मैरिज वाली ने तो तबाही मचा रखी है, लव मैरिज वाली तो मोहल्ले में नचवाएगी बेटा। ना बाबा ना, तू कोई अच्छी लड़की देख अगर तेरी नजर में हो तो। माँ बेटी से बात करके फोन रख देती है। उधर बेटी को अपने भाई यानी कि राहुल और सौम्या के बारे में पता होता है। वो सोचती है कि कैसे वो माँ को सौम्या के लिए मनाए, क्योंकि सौम्या एक अच्छी लड़की है और वो माँ का ख्याल रखेगी। लेकिन माँ की सोच लव मैरिज को लेकर तो बुरी है। राहुल की बहन को आइडिया आता है। वो सोचती है क्यों ना लव मैरिज को ही अरेंज मैरिज बताकर सौम्या को माँ से मिलवाया जाए। तो ये बात राहुल से करती है और राहुल को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। वो सौम्या से बात करता है। अरे यार, मुझे तो शादी करने से मतलब है और मेरे मम्मी पापा तो माने हुए हैं। तुम अपनी बहन को बोलो जैसे करना है करे, बस बारात लेकर जल्दी से मेरे घर आ जाओ। बस आइडिया बात कमाल का है। तुम्हारी माँ को भी पता नहीं चलेगा कि हमारी लव मैरिज है और शादी भी हो जाएगी। दोनों परिवारों की बात और मुलाकातों के बाद राहुल और सौम्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन सौम्या अपनी सास से पूछती है, और मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपको लव मैरिज से क्या परेशानी है? ये बता रहे थे आप लव मैरिज के खिलाफ है। क्या हो अगर कल को आपको ये पता चले कि मेरी और राहुल की शादी लव मैरिज है तो? सौम्या की बात सुनकर सास को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ऐसे कैसे लव मैरिज है? मेरी बेटी ने तुमको पसंद किया था
और वो खूब अच्छे से जानती है कि मुझे लव मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर ऐसा हो भी गया तो एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। सौम्या तो सास की बात सुनकर डर जाती है। डर के मारे वो कमरे में चली जाती है, लेकिन अंदर कमरे से उसको बाहर जोर जोर से लड़ने की आवाज आती है। दरअसल बड़ी भाभी और सास के बीच में लड़ाई हो रही थी, जिसे सुनकर सौम्या हैरान हो जाती है। आपको तो बस लोगों को घर से बाहर निकालना आता है और कुछ नहीं। सारा दिन बैठकर खाती रहती हैं और हम लोगों पर अपना हुक्म चलाती रहती हैं। कान खोलकर सुन लीजिए मम्मी जी, अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। अरे कम बोलना बहू, समझी? मेरा बेटा कमाता है जिससे इस घर में खाना और दूसरा सामान आता है। मेरे बेटे की कमाई पर उसकी माँ का पहला हक है। आज के बाद तू मुझे कुछ बोली ना तो तेरा खर्चा बंद करवा दूंगी। हाय हाय, मेरा खर्चा बंद करवाने वाली आई? आप क्या मेरा खर्चा बंद करवाएंगी? मैं ही आपको इस घर से अलग कर रही हूँ। आज से आपकी रसोई अलग, खाना अलग। मैं देखती हूँ कौन आपको खाना बनाकर खिलाता है। सास बहू की रोज रोज की लड़ाई आज एक भयंकर रूप ले लेती है। सौम्या डर जाती है। वो सास के पास जाती है, तभी बड़ी भाभी उसको भी डांटकर वहां से भगा देती है। नई नई सौम्या सास बहू के बीच क्या ही बोलती, वो कमरे में चली जाती है। शाम को जब राहुल घर आता है तो वो सारी बातें अपने पति से कहती है। हमारे घर का ये पुराना नाटक है। वैसे तो माँ अरेंज मैरिज वाली बहू चाहती है, लेकिन भाभी ने उनका जीना हराम कर रखा है। वो तो ठीक है, लेकिन अब माँ का किचन भाभी अलग कर रही है। ऐसे में मैं क्या करूं? भाभी के साथ रहूं या माँ के? देखो, हम भाभी के खिलाफ नहीं जा सकते, ये तुम जानती हो। मेरी कमाई अभी इतनी नहीं है कि मैं अकेले तुमको और माँ को संभाल सकूं। अच्छा होगा कि हम इस मामले में ना ही बोले। सौम्या मन मारकर रह जाती है। माना सास की जबान तेज है, लेकिन बूढ़ी औरत इस तरीके से अकेले अपना खाना बनाए, ये सौम्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि घर बड़ा भाई और भाभी ही चला रहे थे। वो चुपचाप सास को काम करते हुए देखती रहती है। सौम्या, मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ, तुम रोटियां बना के रखना। वापस आने पर हम सब साथ में खाना खाएंगे। भाभी, मैं माँ जी का भी खाना बना लूं? देखो सौम्या, अगर तुम्हें माँ जी के साथ रहना है तो अपने पति से बोलो कि वो तुम्हारा और अपनी माँ का खर्चा निकाले। एक तो मैं पैसे दूं, ऊपर से गालियां भी सुनूं। इस सास ने मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद की है, तुम्हें क्या बताऊं। मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमको इससे मतलब रखना है तो घर से बाहर निकलो। और सौम्या सास को भी समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी बोली में कड़वापन कम करे, लेकिन सास सौम्या की बात नहीं मानती। इधर ना सास झुकने को तैयार, ना उधर भाभी। आखिर सौम्या करे तो क्या करे। लेकिन उसे ये भी अच्छा नहीं लगता कि घर में रोज लड़ाइयां होती रहे। वो चाहती है कि सब मिलकर रहे, लेकिन कैसे? ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब माँ और बड़ी भाभी के बीच में प्यार हो। और वो होगा कैसे? सौम्या ये सारी बात अपनी सहेली से करती है। तू तो चुप ही रहा कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लड़ने तो दोनों सांसदों को, तुझे क्या करना है? तुझे राहुल से शादी करनी थी, हो गई तेरी शादी। अब ज्यादा दिमाग मत लगा, आराम से मजे कर ससुराल में। हाँ यार, वो ठीक है, लेकिन बेचारी मेरी बूढ़ी सास, वो काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेचारी, तू ही बता रही थी ना, वो तुझे रोज गालियां देती रहती है, लड़ती रहती है, दहेज के ताने देती है। अब बेचारी कैसे हो गई? देख, तू नई नई थी फिर भी तुझे इतना परेशान किया। तू सोच, पुरानी भाभी को कितना परेशान किया होगा। अरे ठीक ही हुआ जो भी हुआ, बुढ़िया के साथ जो हुआ होना ही चाहिए था। तेरी शादी भी कहाँ होने दे रही थी वो। हाँ, बात तो तू सही कह रही है। चल ठीक है, रखती हूँ, बाय। एक दिन सौम्या अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही थी, तभी बाहर से उसको जोर से गिरने की आवाज आती है। सौम्या बाहर जाती है तो सास जमीन पर गिरी पड़ी थी और पास में एक बाल्टी पड़ी थी। अरे माँ जी, क्या हुआ? कैसे गिर गई आप? तेरी बददुआ जो लगी इसीलिए गिर गई। अरे कुछ तो शर्म कर। बूढ़ी सास बाहर से बाल्टी में पानी ला रही है और दोनों बहू आराम से कमरे में सो रही है। बड़ी वाली तो मक्कार थी, तू भी एक नंबर की बदमाश निकली। अरे मैं किसी को क्या ही बोलूं जब अपना ही सिक्का खोटा है। मेरे बेटों ने भी मेरी कदर कहाँ करी। तभी वहां बड़ा बेटा आता है। माँ, हमें जो बोलना है बोल ले, हमें बुरा नहीं लगेगा, पर तेरी ये जो कड़वी बोली है ना, तेरी बहुएं बर्दाश्त नहीं कर पाती। हर वक्त बहुओं को ताने देना, गालियां देना कहाँ तक सही है? और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने सौम्या को तेरी खिदमत के लिए रखा तो मानसी घर छोड़कर चली जाएगी। अब बताओ माँ, मैं क्या करूं? छोटा तो तेरी सेवा करना चाहता है, लेकिन वो भी पैसों की कमी के कारण मानसी की बात मान रहा है। बड़े भैया को बेबस देखकर सौम्या परेशान हो जाती है, लेकिन वो करे तो क्या करे। फिर उसे एक आइडिया आता है। सौम्या रात को सास के कमरे में चुपके से जाती है।
और फिर बड़ी भाभी के पास जाती है और कहती है उसकी कमर दर्द हो रही है। बड़ी भाभी उसे एक लेप बनाकर देती है। देख, ये ना रामबाण इलाज है सौम्या, इसको लगाने के बाद बड़े से बड़ा दर्द खत्म हो जाता है। जा कमरे में जाकर लगा ले। और हाँ, अब मैं सोने जा रही हूँ, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। और ये कहकर सौम्या रात को चुपके से सास के कमरे में जाती है। अरे दर्द के मारे बुरा हाल हो रहा है। हे भगवान, मुझे तो उठा ले तू। इन करम जली बहुओं का मुंह भी देखना नहीं चाहती मैं। दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं लाई, ऊपर से परेशान कर रखा है। बड़ी कम थी जो छोटी भी आ गई, मनहूस कहीं की। सौम्या को सास की बात बुरी तो लगती है, लेकिन वो क्या करे। सासू माँ, मैं आपके दर्द में लगाने के लिए लेप लाई हूँ। बड़ी भाभी ने बनाकर दिया है अपने हाथ से और कहा है कि मैं आपको लगा दूं। सास को सौम्या की बात सुनकर अजीब महसूस होता है, लेकिन दर्द के मारे उसका बुरा हाल होता है, इसलिए वो सौम्या से लेप लगवा लेती है। ये लेप तो बड़ी बहू ही बनाती है। एक तरफ मेरे ऊपर जुल्म कर रही है और दूसरी तरफ मरहम लगा रही है। जाकर उसको बोल दे कि आज तो लगा लिया, आगे से नहीं लगाऊंगी। माँ जी, आप उनसे कुछ मत कहिएगा। आखिर आप घर की बड़ी हैं, ये तो उनका फर्ज था। अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोई एहसान थोड़ी ना किया है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, भाभी आपकी हालत पर परेशान हो रही थी, लेकिन वो क्या करे, आपकी बातें उन्हें तीर की तरह लगती हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने आपके लिए लेप बना कर दिया ताकि आपको दर्द ना हो। हाँ बहू, बोल तो तू सही रही है। आखिर उसको दर्द था मेरे दर्द से, तभी तो लेप बना कर दे गई। चल, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं क्यों बोलूं, आखिर मैं बड़ी ठहरी। बोलेगी तो पहले वो। जाकर तू भी सो जा, नहीं तो बोलेगी सास ने परेशान कर रखा है। सौम्या कमरे में जा रही थी कि वो फिर से एक बार सास के पास जाती है। माँ जी, अकेले खाना बनाना बड़ा मुश्किल सा काम है, आप कैसे मैनेज कर रही हैं? अब क्या करूं, जब बहू ने ही निकाल दिया और बेटा भी साथ नहीं दे रहा तो काम तो करना ही है। खाना तो खाना ही है, जीवन तो जीना ही है। वैसे मुझे किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है। माँ जी, अब भाभी ने लेप देकर आप पर एहसान तो किया ही है। कुछ भी बोलो, उनका पलड़ा भारी है आप पर। बात सही है बहू, पर तो क्या करे। आपकी वो वाली साड़ी जो भाभी को बहुत पसंद है ना, वो आप भाभी को क्यों नहीं दे देती? इससे भाभी को साड़ी भी मिल जाएगी और उनका एहसान भी उतर जाएगा। ठीक है, मैं भी क्यों एहसान रखूं। कल को सबसे बोलेगी उसने लेप बनाया था, तब मैं भी बोल दूंगी मैंने उसके बदले साड़ी दे दी थी। सास साड़ी निकालकर सौम्या को देती है। ये ले भाई साड़ी, ले जाकर उसको दे देना, और ये मत बोलना कि मैंने दी है, ठीक है। सौम्या खुश हो जाती है, क्योंकि अब तक वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहती थी। किसी भी तरीके से बड़ी भाभी और सास के बीच में दोबारा से वो प्यार वापस लाना चाहती थी। साड़ी लेके सौम्या अगली सुबह सीधा बड़ी भाभी के पास जाती है। भाभी, मुझे लग रहा है माँ जी को अपनी गलती का एहसास है। उनको भी लग रहा है कि उन्हें आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। वो बड़ी हैं इसलिए माफी तो नहीं मांग रही, पर कल आपके लिए ना बहुत परेशान थी। उनको आपके हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने आपके लिए ये साड़ी भेजी है और कहा है कि उन्हें माफ कर दे, लेकिन ये बात उन्होंने आपको बताने से मना भी किया है। बड़ी भाभी साड़ी को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि ये साड़ी उसे बहुत पसंद। उसने सास से कई बार साड़ी मांगी थी, लेकिन सास उसे वो साड़ी देना ही नहीं चाहती थी। सासू माँ और माफी, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो झुकने वाली नहीं है। अपने मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी बातें, ताने, बोलियां, मैं तो तंग आ गई हूँ उनसे। अब कम से कम शांति तो है उनसे दूर रहकर। अच्छा है, मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगी। और ये साड़ी भी ना उनको वापस कर देना। ले। तभी वहां बड़ा बेटा शुभम आता है। मानसी, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसी औरत नहीं हो। अगर माँ ने तुम्हारी मन पसंदीदा साड़ी दी है और माफी मांगी है, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम माँ को माफ कर दो और उनके साथ फिर से प्यार से अच्छे से रिश्ता रखो। आखिर वो बड़ी होकर तुम्हारे आगे झुक रही है ना। उधर सास भी समझ चुकी थी कि बहू से बगावत करना ठीक नहीं है, लेकिन झुकना भी तो गंवारा नहीं था। क्या सोच रही है माँ जी? बड़ी भाभी ने कहा है कि आप अब आराम से अपने कमरे में रहें। जैसे पहले आपका खाना आपके कमरे में आता था, फिर वैसे ही आएगा। वो क्या है ना, बड़ी भाभी अपने किए पर शर्मिंदा है और आपसे माफी मांग रही है। सास समझ जाती है कि छोटी बहू दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। वो छोटी की तरफ प्यार से देखती है, तभी सास की सहेली आती है। अरे, ये है क्या तेरी छोटी बहू? हाँ सौम्या, तू तो शादी पर आई नहीं बेटा, ये मेरी सहेली है।
तो कर दी ना तूने अपने बेटे की लव मैरिज। बड़ा कह रही थी मैं तो अपने बेटे की अरेंज मैरिज करूंगी और मोटा दहेज लूंगी। अब क्या हुआ? कितना दहेज लाई ये लव मैरिज वाली बहू। सास को सहेली की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे चल रही, अरेंज मैरिज की है मेरे छोटे बेटे ने। मेरी बेटी के जानने वालों में शादी हुई है। सौम्या उन्हीं लोगों की बेटी है। हम तो उनके घर गए थे बकायदा रिश्ता मांगने। सहेली ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। तुझे तेरी बेटी और बेटे ने मिलकर बेवकूफ बनाया है। याद है ना मैंने तुझे क्या कहा था? तेरे छोटे बेटे को मैंने एक लड़की के साथ घूमते देखा है। वही तो है ये लड़की। बड़ा गले में हाथ डालकर घूमती थी तेरे बेटे के साथ। अब ये अरेंज मैरिज का क्या चक्कर है सौम्या? सास को सहेली की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो सौम्या से पूछती है, सच सच बता सौम्या, ये जो बोल रही है वो सच है क्या? जी सासू माँ, ये सही कह रही हैं। मैं और राहुल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। आप अरेंज मैरिज के खिलाफ थे, इसलिए हम लोगों ने दीदी का सहारा लेकर आपके पास रिश्ता भेजा था। क्या बोल रही थी तुम? ऐसी लड़की से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी जिसने शादी से पहले ही लड़का फंसा लिया हो। सास की सहेली वहां से चली जाती है। सास सौम्या का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकलने वाली थी कि बड़ी बहू उसके पास आती है। बस करिए माँ जी, दूसरों के बोलने पर अपनी बहू को परेशान करना बंद करिए। आखिर सौम्या ही है जिसने आपके दर्द को समझा। मैंने आपके लिए कोई लेप नहीं बनाया था। वो तो सौम्या ने अपना दर्द बताकर मुझसे आपके लिए लेप बनवाया था, वरना मैं तो आपके लिए कभी लेप नहीं बनाती। अब तो मैं कौन सा तेरे लेप के लिए मरी जा रही थी? इस लड़के ने मुझसे झूठ बोला। मैंने भी तुझे साड़ी इसी के बोलने पर दी थी, वरना मैं तुझे कभी साड़ी ना दूं। तभी राहुल और शुभम भी वहां आ जाते हैं। माँ, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, मैरिज मैरिज होती है। आखिर सौम्या भले ही लव मैरिज से शादी हुई हो, लेकिन ये वही थी जिसको आपका दर्द दिखा। भाभी सही कह रही है, दूसरों के बोलने पर अपने घर में कलेश मत करिए। सौम्या को आपका काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो आपके लिए खाना बनाकर आपको देती थी और उसने आपको हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। माँ, मैं माफ करे कि हमने आपसे झूठ बोला, लेकिन अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, परिवार में प्यार होना ज्यादा जरूरी है। मैं सौम्या के बिना नहीं रह सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और यही सौम्या है जिसने मुझे मेरे परिवार से जोड़ा है। अब सास को बेटे की बात समझ में आ जाती है। वो दोनों बहुओं को गले लगाती है और उनसे माफी मांगती है। जब घर में दो बहुएं होती है ना, तो उन दोनों में खटपट तो होती ही है, लेकिन जब खटपट का कारण कोई बहुत बड़ी गलत फहमी बन जाए तो अपनों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। ऐसी ही कुछ हमारी आज की कहानी है, जिसमें अपने मन में बनी गलत फहमियों की वजह से किस तरह सगे रिश्तों में दरार पड़ जाती है। चलिए देखते हैं। दादी दादी, आज मुझे ट्यूशन की फीस देनी है। मम्मी ने कहा है अभी पापा को सैलरी नहीं मिली तो दादी से पैसे ले लो। हाँ, तो इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? चल मेरे साथ, मैं अभी पैसे देती हूँ। हाँ हाँ, दादी से पोता पैसे मांगने आया है तो 1 मिनट में दादी की जेब से पैसे निकल जाएंगे। अभी मैं अगर इनसे पैसे मांग लूँ तो फूटी कोड़ी नहीं निकलेगी। मम्मा, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अरे भूख लग रही है तो जाकर दादी से बोल, तुझे कुछ खिला कर लाएंगी। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। ठीक है, मैं दादी के पास जाती हूँ। तमन्ना अपनी दादी के पास जाती है। अरे मेरी गुड़िया, तू यहाँ पर क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या बेटा? दादी माँ, मुझे भूख लगी है, आप मुझे बाहर ले चलो ना, हम दोनों जाकर दही वड़े खाकर आएंगे। अरे इस मौसम में बाहर के दही वड़े बेटा? अभी ना बारिश का मौसम चल रहा है। इस मौसम में तो वैसे भी दही खाना अच्छा नहीं होता, और बाहर दुकान वाले जो दही इस्तेमाल करते ना, वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इसलिए अपनी मम्मी को कहकर कुछ खाने को बनवा ले। मम्मी के पास जाती हूँ तो मम्मी दादी के पास भेजती है, दादी के पास आती हूँ तो दादी मम्मी के पास भेज देती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे खड़ी खड़ी क्या सोच रही है बेटा? जा ना, जाकर कुछ खा ले। तमन्ना अपनी मम्मी के पास जाती है। क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? दादी माँ के साथ कुछ बाहर खाने नहीं जा रही है क्या? दादी माँ कह रही है कि इस मौसम में बाहर की दही नहीं खाते, तो अपनी मम्मी को कहकर घर पर ही कुछ बनवा लो। मेरी बेटी के लिए थोड़े से पैसे भी खर्च करने ना पड़ जाए, इसीलिए इसे बाहर भी नहीं लेकर जा रही, और जेठानी जी के शहजादे को 1000 रुपये ट्यूशन की फीस दे दी। सच्ची कहते हैं लोग, अपने पोतों से ही ज्यादा लाड़ करते हैं। बेचारी मेरी बच्ची से तो कोई प्यार ही नहीं करता। जा बेटा, तू बैठ जा,
मैं तेरे लिए अभी कुछ बना कर लाती हूँ। श्रेया थोड़ी देर बाद तमन्ना के लिए उपमा बनाकर लाती है। तभी अभिषेक भी अपनी क्लास से वापस आकर वहाँ बैठ जाता है। अरे वाह तमन्ना, तू उपमा खा रही है? मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी थोड़ा सा उपमा देना। नहीं, मैं अपनी प्लेट में से उपमा नहीं दूंगी, तुम जाकर किचन से ले लो। हाँ बेटा, तुम्हारी चाची ने एक्स्ट्रा बनाया होगा, रुको मैं अभी मंगाती हूँ। श्रेया, ज़रा थोड़ा सा उपमा अभिषेक के लिए भी लाना। महारानी जी को खुद तो किचन में आकर कुछ बनाना है नहीं, अब इनके बेटे के लिए भी खाना मैं ही बनाऊं। श्रेया, हाँ ला रही हूँ। श्रेया अभिषेक को उपमा लाकर देती है। तभी कुछ दिन बाद अभिषेक का बर्थडे आता है। घर में सब अभिषेक की बर्थडे पार्टी के लिए खूब अच्छी डेकोरेशन करते हैं। अभिषेक बेटा, इस बार तुमने हमसे अपनी पढ़ाई के लिए लैपटॉप मांगा था ना, देखो मैं और तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए लैपटॉप लेकर आए हैं। ओह माय गॉड दादी माँ, लैपटॉप मुझे कितने टाइम से चाहिए था। थैंक यू सो मच, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट दादू दादी हो। देखो तो कैसे इसे इसके जन्मदिन पर लैपटॉप दे रहे हैं। और 2 महीने पहले जब मेरी तमन्ना का जन्मदिन था तो उसे 2 जोड़ी कपड़े दे दिए। बस इस घर में सारा भेदभाव मेरी बेटी के साथ ही होता है। इससे तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है और मेरी बेटी को हमेशा बचा कुचा दे देते हैं। जब इसे ये लोग जन्मदिन पर इतना महंगा गिफ्ट दे सकते तो क्या मेरी बेटी को कुछ अच्छा नहीं दे सकते थे? अरे श्रेया बहू, तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो? तुम भी आओ ना, तुम भी आकर अभिषेक को केक खिलाओ। मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चलो तमन्ना, तुम्हें भी सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना है ना, चलो चलकर सो जाओ। श्रेया अपनी बेटी को लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये इसे एकदम से क्या हो गया? इसे तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं। शायद बहू की तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए चली गई। कोई बात नहीं, हम तो है यहाँ पर। चलो अब सब चलकर खाना खा लेते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। घर वालों में से किसी के मन में श्रेया के मन में चल रही बातों का जिक्र भी नहीं आता, लेकिन श्रेया मन ही मन घर वालों से कुढ़ने लगी थी। उसे लगता है कि लड़की होने की वजह से घर में सब उसकी बेटी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जो कि असल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। कुछ दिन बाद, अभिषेक बेटा ज़रा यहाँ पर तो आ। अभी आया दादी माँ। बोलिए दादी। ये ले बेटा तेरे स्कूल की फ़ीस, आज स्कूल में जाकर फ़ीस जमा करवा दियो। जी दादी। देखो तो ज़रा कैसे बिना मांगे इसे स्कूल की फ़ीस दे रही है। ऐसे तो मैं भी अब तमन्ना की हर महीने की फ़ीस इन्हीं से भरवाऊंगी। शाम को जब तमन्ना स्कूल से आएगी ना तो कहूँगी, जा आज दादी से फ़ीस मांग। देखो तो सही मेरी बेटी को फ़ीस के पैसे देती है या नहीं। कावेरी, अभी मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया था। उसकी पत्नी बहुत बीमार है, बेचारे को पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे 20,000 रुपये दे दो ना, मैं उसे अस्पताल में दे आता हूँ। अरे लेकिन अभी तो घर में सिर्फ 20,000 रुपये ही है। अगर किसी को घर में पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? अरे ज़रूरत होगी तो दोनों बहुओं से मांग लेना, और कल मैं जाकर ATM से पैसे निकाल कर ले आऊँगा ना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है। निरंजन पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी शाम के समय, तमन्ना बेटा आज तुम्हें अपने ट्यूशन की फ़ीस देनी है ना? हाँ मम्मा। तुम जाकर दादी माँ से फ़ीस के पैसे ले लो। अभी तुम्हारे पापा ने ना मुझे पैसे लाकर नहीं दिए हैं। ठीक है मम्मा, मैं दादी माँ से मांग लेती हूँ। तमन्ना पैसे लेने के लिए अपनी दादी के पास आती है। दादी माँ, आज मुझे ट्यूशन की फ़ीस देनी है। पापा ने अभी पैसे लाकर मम्मी को नहीं दिए, तो आप मुझे ट्यूशन की फ़ीस के पैसे दे दो ना। अरे ये तो धर्म संकट हो गया बेटा। अभी अभी तेरे दादाजी मुझसे सारे पैसे लेकर चले गए। तो एक काम कर, अपने टीचर को बोलना कि वो फ़ीस तुझसे कल ले ले। मैं कल तुझे फ़ीस के पैसे दे दूँगी। ठीक है दादी माँ। तमन्ना अपना ट्यूशन बैग लेने अपने कमरे में जाती है। क्या हुआ? दे दी दादी माँ ने ट्यूशन की फ़ीस? नहीं, अभी दादी माँ के पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा दादाजी पैसे लेकर कहीं गए हैं, तो अभी उनके पास पैसे नहीं है। ये तो मुझे अच्छी तरह पता था कि मम्मी जी श्रेया को पैसे नहीं देंगी। इस घर में मेरी बेटी को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। अभी मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। उस अभिषेक को स्कूल की फ़ीस दे दी, तब माँ जी के पास पैसे कहाँ से आ गए? जब इस घर में मेरी बेटी के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों खामखा घर में किसी की सेवा करूँ? इस घर में सारा मेवा किसी को मिल रहा है और सारी सेवा कोई और कर रहा है। आज के बाद किसी का एक काम नहीं करूँगी मैं। शाम के समय, अरे सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं और ये श्रेया अभी तक किचन में नहीं आई। मुझे सबके लिए खाना भी तो बनाना है। कहाँ रह गई है श्रेया? ऐ श्रेया!
बर्तन धुलवाने होंगे ना महारानी जी को, तभी आवाज़ लगा रही है। अभी जाकर बताती हूँ इन्हें तुम्हें। श्रेया किचन में आती है। अरे कहाँ थी तुम? देखो सिंक में कितने सारे झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, तुम जल्दी से इन्हें धो दो, तब तक मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। मैं तो इन बर्तनों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैंने अपने लिए, श्रेया और राहुल जी के लिए जो खाना बनाया था वो हमने खा लिया है और मैंने उसके बर्तन भी धो दिए। अब घर वालों का जो खाना है वो आप बनाओ और इन बर्तनों को भी अब आप ही धो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो श्रेया? और भला ये क्या तरीका है तुम्हारा मुझसे बात करने का? मेरा आपसे बात करने का तरीका बिल्कुल ठीक है। जब इस घर में सब कुछ आपके बेटे को मिलता है तो फिर सारी सेवा भी आप ही करो ना। सेवा करने के लिए तो देवरानी चाहिए और मेवा खाने के लिए खुद खड़ी हो जाती हो। जिठानी जी, आप जितनी चालाक बन रही हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। आपका बेटा हो गया तो उसका बहुत फायदा उठा रही हो। ये सब क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इस घर में जितना प्यार सबको अभिषेक से है उतनी ही प्यारी तमन्ना भी है। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। आज तक कभी हमने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई। किसी के दिमाग में कोई बात यूं ही नहीं आ जाती। इतने महीनों से सब कुछ होते हुए देख रही हूँ मैं। सोचा था मेरी गलत फहमी है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ गया कि जो मैं सोचती थी ना वही ठीक सोचती थी। अरे ये दोनों बहुओं की इतनी तेज तेज आवाज़ क्यों आ रही है? क्या हो गया भाई? उन दोनों की तेज आवाज़ सुनकर कावेरी किचन में जाती है। अरे क्या हो गया? तुम दोनों इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो? ये तो आप इसी से पूछिए माँ जी। पता नहीं इसे क्या हो गया, यहाँ पर आकर पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रही हैं। मैं कोई अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ। जो कह रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी बेटी जब भी इनसे कुछ मांग लेती है तो मुंह पर मना कर देती हैं और अभिषेक को मांगने से पहले ये सब कुछ ला कर दे देते हैं। मेरी बेटी ने आज उनसे ट्यूशन की फीस क्या मांग ली, इनसे वो तक नहीं दी गई। अरे बहू, मैंने तमन्ना को कहा तो था कि कल आकर मुझसे अपनी फीस ले जाना। आज तेरे पापा जी सारे पैसे लेकर अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल में चले गए थे। घर पर पैसे नहीं थे, इसलिए मैं तमन्ना को पैसे नहीं दे पाई, वरना क्या मैं अपनी ही पोती को पैसे देने से मना करती? बस कीजिए माँ जी, मैं सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ और ये कोई पहली बार नहीं है जब आपने तमन्ना के साथ ऐसा किया है। मेरी बेटी के साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। अभिषेक को उसके बर्थडे पर लैपटॉप दिया और मेरी बेटी को बर्थडे पर 2 जोड़ी कपड़े। क्या मेरी बेटी की घर में यही अहमियत है? अरे बहू, तमन्ना अभी छोटी है। मैं तो खुद उसे लेकर मार्केट गई थी कि उसे जो भी चाहिए वो अपनी पसंद से ले ले। उसने अपनी पसंद के कपड़े लिए तो मैंने उसे दिला दिए। और सिर्फ कपड़े ही क्यों, मैंने उसे चांदी की पायल भी तो दी थी। वो चांदी की पायल तो आपके पास बहुत पहले से रखी थी और मैंने उस पायल का जिक्र किया इसलिए आपने वो तमन्ना को दे दी, वरना आप तो उसे वो पायल कभी भी ना देती। हे भगवान, ये तेरे मन में किसने ऐसा जहर खोल दिया है बेटा? तू जो कुछ सोच रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। जितना प्यारा हमारे लिए हमारा अभिषेक है उतनी ही प्यारी हमारे लिए हमारी तमन्ना भी है। बस रहने दीजिए। श्रेया इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन श्रेया बहू अभी तक किचन में नहीं आई क्या? नहीं माँ जी, और अब मुझे लगता भी नहीं कि वो किचन में आएगी। किचन का आधे से ज़्यादा सामान तो वो अपने कमरे में उठा कर ले गई है। वहीं इंडक्शन पर खाना बना रही है। पता नहीं अचानक से क्या हो गया है। अरे ये तो मेरे अभिषेक से भी जलने लग गई। अरे बहू, अब तू तो ऐसा मत बोल। एक बहू को तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ, अब दूसरी बहू भी कहीं छिड़ गई तो मैं दोनों को कैसे संभालूंगी? कुछ देर बाद प्रीति सबके लिए टेबल पर नाश्ता लगाती है। तभी श्रेया तमन्ना को स्कूल छोड़ने के लिए वहाँ से निकलती है। अरे तमन्ना बेटा, देख तेरी ताई जी ने आज नाश्ते में तेरा फेवरेट सैंडविच बनाया है। आजा, आकर खा ले बेटा। मेरी बेटी ने अच्छी तरह अपना नाश्ता खा लिया है। उसे किसी ताई या दादी के हाथ का खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो तमन्ना। लेकिन मम्मा। तुम्हें बोला ना चलो, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? ये लोग हमारे नहीं है, बस अपने होने का दिखावा करते हैं। दादा दादी सिर्फ अभिषेक भैया को प्यार करते हैं, समझी? बहू, ये तमन्ना को तू कैसी बातें सिखा रही है? हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा जैसा तू तमन्ना को बोल रही है। अरे हमने कब तमन्ना को लाड़ प्यार करने में कमी रखी? आप सब अच्छी तरह जानते हैं पापा जी, मुझे यहाँ पर किसी से कोई बहस नहीं करनी। श्रेया तमन्ना को लेकर वहाँ से चली जाती है शाम के समय। हे भगवान, पता नहीं मेरे सर में अचानक से इतना तेज दर्द कैसे हो गया। प्रीति बहू भी आज अपने मायके चली गई। श्रेया बहू, ए श्रेया बहू। हे भगवान, अब ये मुझे क्यों आवाज़ लगा रही है? क्या हुआ? क्यों बुला रही हो आप मुझे? लगता है आपके बुलाने पर आपकी बड़ी बहू नहीं आई, इसलिए मुझे बुला रही हो। अरे बेटा, तुम मुझसे ऐसी बातें मत कर।
मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना दे बेटा। अच्छा, आपकी बीमारी में मैं आपकी सेवा करूं और फ़ायदा बड़ी को मिले, उसके बेटे को मिले। मैं तो आपके लिए कोई चाय नहीं बनाने वाली। कहिए जेठानी जी को, वही बनाएगी आपके लिए चाय। ऐसा बोलकर श्रेया वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कावेरी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जब शाम को सब लोग घर आते हैं तो निरंजन कावेरी की तबीयत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे हम लोग बाहर गए थे तो श्रेया बहू को बोल देती, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती। छोड़िए जी, आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं खाकर सो जाऊंगी। अरे ऐसा कैसे दवाई खाओगे, तुमने तो खाना भी नहीं खाया है। मैं श्रेया बहू को बोलकर तुम्हारे लिए खाना मंगवा देता हूँ। श्रेया बहू, श्रेया बहू। अपने ससुर की आवाज़ सुनकर श्रेया उनके कमरे में आती है। बेटा तुम्हारी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए खाना ले आओ, फिर मैं उन्हें दवाई दे दूंगा। अरे मैं क्यों किसी के लिए खाना लेकर आऊं? अपनी बड़ी बहू को बोलिए ना, वो खाना लेकर आएगी। अब बार बार मुझे आवाज़ लगाकर बुलाना मत। मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात नहीं बोलना चाहती। ये तो हमसे किस लहजे में बात कर रही है बहू? हमने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया जो तू हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है? आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपने मेरे साथ ऐसा बुरा क्या किया? अरे मेरे साथ बुरा किया होता ना तो मैं एक बार को बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन बुरा तो आपने मेरी बेटी के साथ किया है। अपने पोता पोती में इतना भेदभाव किया। अभिषेक को सोना तो मेरी बेटी को चांदी तक नहीं दी, हमेशा अभिषेक को ऊपर रखा। मैंने बहुत समय ये सब सह लिया, लेकिन अब नहीं सहूंगी। आप चाहते हो कि आप लोगों के लिए मैं सब कुछ करूं, लेकिन फिर आप अपना सब कुछ देने वाले हो अभिषेक को, मेरी बेटी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटा हम तुम्हें कितनी बार समझाए कि हमारे लिए हमारे दोनों बच्चे बराबर हैं, हमने कभी उनमें भेदभाव नहीं किया। आखिर तुम्हारे मन में ऐसा जहर घोला तो किसने? किसी और को भला मेरे मन में जहर घोलने की क्या जरूरत है? मुझे क्या मेरी आंखों के सामने सब कुछ दिखाई नहीं देता? आप इतना ही बोल रहे हो ना कि आपने कभी दोनों बच्चों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया, तो जरा बताइए तो सही, आज तक मेरी बेटी के लिए किया क्या है आपने? बताइए ना। क्या है उसके नाम पर? नहीं ना, मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? किसने कहा कि हमारे पास तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं है? बैठो, यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ तुम्हें। छोड़िए जी, रहने दीजिए ना। नहीं कावेरी, अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं कहा तो कल को घर के हालात और बिगड़ जाएंगे। तुम बैठो बहू, मैं अभी आता हूँ। निरंजन थोड़ी देर में वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है। ये लो, पढ़ो इन्हें। क्या है ये सब? ये तमन्ना की एफडी है जो हमने उसके लिए करवाई है। राहुल के पास अच्छी नौकरी है, इसलिए हम जानते हैं कि स्कूल तक तमन्ना की पढ़ाई में उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए हमने उसके लिए 10 लाख की एफडी करवाई है, और एक और 10 लाख की एफडी हमने उसकी शादी के लिए करवाई है। तब तक शायद हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारी पोती की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और भी देखना है तुम्हें तो गहने भी लेकर आता हूँ जो तुम्हारी सासू माँ ने तमन्ना के लिए बनवा कर रखे। निरंजन श्रेया के सामने तमन्ना के लिए बनवाई हुई सारी गोल्ड की ज्वेलरी लाकर रख देता है। ये देखो, यह सब तुम्हारी मम्मी जी ने तमन्ना के लिए बनवाया है। अभी भी तुम्हें लगता है कि हम दोनों बच्चों में भेदभाव करते हैं? अरे अभिषेक के लिए तो हम अभी थोड़ा ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि रमेश की अच्छी जॉब नहीं है, उसकी सैलरी कम है, इसलिए हम उसकी पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आने देना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पोती के बारे में कुछ नहीं सोचते। तुम ये एफडी के पेपर्स और ज्वेलरी अपने पास रख लो। इनसे तुम्हें तसल्ली तो रहेगी कि तुम्हारे सास ससुर अपने पोता पोती में कोई भेदभाव नहीं करते। अपने ससुर जी की बातें सुनकर श्रेया की आंखें शर्म से नीची हो जाती है। आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना कुछ सोचे समझे आप दोनों को इतना कुछ कह दिया। आपको इतना सब बोलने से पहले मैंने कुछ सोचा भी नहीं। आपने मेरी बेटी के लिए इतना सब किया जितना शायद मैं कभी नहीं कर सकती थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब अपने दिमाग में कभी इस बात को मत आने देना कि हमारे लिए हमारे दोनों बच्चे एक बराबर नहीं हैं। हमारे लिए दोनों हमारे जिगर के टुकड़े हैं, इसलिए आज के बाद फिर कभी ऐसा मत सोचना। ये सोच सोचकर कि श्रेया ने अपने सास ससुर को कितना कुछ गलत कहा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए वो अपनी सास के गले से लग जाती है। उसकी सास भी उसकी पीठ थपथपा कर उसे माफ़ कर देती है। श्रेया अपनी जेठानी से भी माफ़ी मांगकर अपने बीच की सारी तकरारों को हमेशा के लिए ख़त्म करके अपने रिश्ते को फिर से प्यार में तब्दील कर लेती है। बहू लाऊंगी तो ऐसी तेज तर्रार जो बिजली से भी तेज काम करे।
शुरू शुरू में तो सभी सास का यही सपना होता है। पर 6-7 महीने के बाद बहू की तलाश करते करते जब अपने बेटे की औकात उन्हें समझ में आती है, फिर तो एक ही बात उनके मुंह से निकलती है, हे भगवान, बस एक लड़की मिल जाए सुमित के लिए, इसकी शादी हो और मैं गंगा नहाऊं। इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ मम्मी, क्या आप ऐसा कह रही हो? अभी भी अगर मुंह धोकर बाहर निकल जाओ ना, पूरे मोहल्ले की लड़कियां फॉलो करना शुरू कर दे मुझे। क्योंकि जिस तरह आजकल तुम दिखने लगे हो ना, उस हिसाब से तुम्हारे आगे चलने से उन्हें चोरी का डर सता सकता है। इसलिए पीछे ही सही, ये फुल बाजू का शर्ट, ये चोरों जैसी दाढ़ी और तुम्हारा बॉडी का ये स्मेल नाता भी नहीं है मम्मी। ये ऐसे तो कोई भी लड़की पसंद नहीं करने वाली इसे फैशन कहते हैं चिया जी, आपको नहीं पता? अरे आजकल तो बड़े बड़े हीरो भी सफ़ेद दाढ़ी रखने लगे हैं। ऊपर से मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ जो दिन भर बस चेहरा ही निहारता रहूँ। लड़कों की ना जेब देखी जाती है, शक्ल नहीं। वैसे भी जो है ठीक है, बस ज़रा सा पेट बाहर आ गया है। 1 महीने के अंदर मैं उसे भी अंदर कर लूँगा। तो इस फैशन से ही किसी लड़की को रिझा कर ले आना बेटा। इतने बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाया मैंने तुम दोनों को, क्या फ़ायदा हुआ उसका? मेरा नंबर तो आने दो मम्मी, समझ में आ जाएगा कि फ़ायदा हुआ कि नहीं। तुम भैया की टेंशन लो, मुझे तो बस एक फ़ोन करने की देरी है। बाहर लाइन ना लग जाए लड़कों की तो कहना। तभी विनोद घर के अंदर आता है। पानी पिलाइए विनीता जी, इस लड़के के चक्कर में तो दर दर भटकना पड़ रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि समाज में लड़कियां नहीं हैं, लड़कियां तो है, पर अब सबके भाव ऐसे बढ़े हुए हैं कि 20-30 लाख से कम पैकेज वाले लड़के के घर में कोई जाना ही नहीं चाहती। मुझे तो लगता है ये मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों की शादियाँ मुश्किल से 5-10 साल ही होगी, क्योंकि उसके बाद तो लड़कियों का भाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी 1 करोड़ से कम कमाने वाले के घर जाएगी ही नहीं। तब तो मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ, फिर अच्छा खासा लड़का मिल जाएगा मुझे। अरे आपसे बिना कोई मांग किए ही मैंने आपसे शादी कर ली थी, बताइए, खुश नसीब है आप तो। और इस तरह सुमित के लिए लड़की की तलाश करते हुए उसके परिवार वालों का एक और महीना निकल जाता है। और फिर एक रोज़ विनीता की बहन संजू का कॉल विनीता के फ़ोन पर आता है। 2 दिन से लगातार तुझे फ़ोन कर रही हूँ मैं। जब भी काम पड़ता है ना विनीता, तू कहाँ फ़ोन फेंक देती है पता नहीं। फ़ोन उठाओ कहाँ से, दिमाग ठिकाने रहे तब तो। सुमित को देखने के लिए लड़की वाले आए हुए थे, उसी काम में लगी हुई थी और फ़ोन सोफे के नीचे दब गया। खातिरदारी में ही 20,000 लगा दिए मैंने, फिर भी लड़की वालों ने मना कर दिया। तो समझ ले आज ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। बस तू ना ज़्यादा कुंडली मिलाने के पीछे मत पड़ जाना। लड़की मेरे सामने ही बड़ी हुई है, देखा हुआ परिवार है मेरा। अच्छा, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, क्या करते हैं उसके पापा, क्या काम है? बस एक लड़की है जो तेरे 30 साल के बेटे से शादी करने को तैयार है। अब तू ना बस शादी की तैयारियां कर। इतनी मुश्किल से सुमित के लिए किसी लड़की ने हाँ कहा था। अब बहू के आने की तैयारियां करने के अलावा विनीता के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जोरों शोरों से सुमित का पूरा परिवार शादी की तैयारियों में लग जाता है और शादी का दिन आ ही जाता है। सुमित की दुल्हन सब्यसाची के लहंगे में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। पूरी जिंदगी कभी इतना भारी कपड़ा नहीं पहना, ऊपर से इतने सारे लोग एक साथ मुझे देखने जा रहे हैं। घबराहट से हाथ पैर ठंडे हुए जा रहे मेरे तो। सोना आराम से आओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से? ये सुनते ही सोना वहीं सीढ़ी पर बैठ जाती है। ये लड़की बिना शादी तुड़वा के ही मानेगी। अरे बेटा उठ जा, आराम से आ जा। मतलब हाँ, इतने भी आराम से नहीं, चलो उतरो फटाफट। संजू की बात सुनकर सोना हड़बड़ाकर उठती है और जैसे ही सोना अपना पैर आगे बढ़ाती है उसका पैर फिसल जाता है और विनीता के घर की बहू सीढ़ियों से लुढ़कती हुई उसके पैरों पर आकर गिरती है। अरे बहू तू ठीक तो है ना, गिर कैसे गई? वो मेरी लाडो ने कभी वजन उठाया नहीं ना, तो बेचारी गिर गई। तो ठीक तो है ना सोना मेरी बच्ची? हाँ मम्मी, पर ये लहंगा इतना हैवी है, मैं क्या करूं? अरे बहू तूने ही तो जिद करके सब्यसाची के लहंगे की फरमाइश की थी। पूरे 2 लाख का लहंगा है। 2 लाख में होता ही क्या है, हमारी सोना को बड़े नाजों से पाला है हमने। उसने अपने पूरे जीवन में कभी एक दिन का भी नहीं उठाया, तो 20 किलो का लहंगा कैसे उठा पाती बेचारी? इस लहंगे में तो तू चल भी नहीं पा रही है बच्चा, फिर कैसे करेगी? आजा मेरे साथ आजा, ये लहंगा बदल कर कोई हल्के कपड़े पहन ले। ये लहंगा मुझे संभला दे, वरना इधर उधर हो जाएगा।
और मंडप पर आते आते सुमित की दुल्हन उसकी आंखों के सामने ही वापस मुड़ जाती है। न जाने किस घड़ी में पैदा हुआ था सुमित। पहले तो लड़की नहीं मिल रही थी, अब मिली तो मंडप से ही वापस लौट रही है। लगता है शादी तोड़कर जा रहे हैं लड़की वाले। क्या जीजा जी, आप भी ना हर वक्त अशुभ ही बोलते हैं। वो तो बहू का पैर फिसल गया था, इसलिए लहंगा बदलने जा रही है। तेरी शादी तो होगी ही सुमित बेटा, ये मेरी गारंटी है। हाँ। और कुछ देर बाद दूसरी साड़ी पहनकर सोना मंडप पर आकर बैठती है। 3 फेरे पूरे हुए, बेटी अब तुम आगे बढ़ो। पंडित जी के कहने की देर थी कि सोना फूट फूट कर रोने लगती है। शादी के मंडप पर दुल्हन को रोता देख सभी वहां जमावड़ा लगा लेते हैं। सभी सोना को चुप करवाने में लग जाते हैं। तभी इस हंगामे में तड़का लगाने पीछे से भागती हुई बिंदिया वहां आती है। 2 मिनट नहीं संभली ना मेरी बेटी आप लोगों से। हाँ, अब इंसान बाथरूम भी ना जाए क्या? क्या हुआ मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? आज किसकी शादी है मम्मा? अरे ये क्या बोल रही हो बहू, तुम्हारी शादी है और किसकी? लगता है गिरने के कारण बहू के सर पर चोट आ गई है। तो पंडित जी मुझे आगे बढ़ाने क्यों बोल रहे हैं मम्मी जी? वो क्या चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, रास्ता नापूं? अरे बहू गलत समझ लिया तूने। आगे बढ़ जा का मतलब है फेरे में आगे बढ़ जा। अब सुमित पीछे रहेगा और तू आगे रहेगी बहू। ये लो, बस यही सुनना बाकी था। अब समझ में आया इस लड़की ने सुमित को हाँ कैसे कह दिया। और इसी तरह जैसे तैसे फेरे तो पूरे हो जाते हैं और फिर वो वक्त आता है जिसका सुमित को था बेसब्री से इंतजार। कन्या की मांग भरिए। और जैसे ही सुमित हाथ आगे बढ़ाता है, सोना मंडप से उठ खड़ी होती है। OMG, पैकेज में ये भी है, मैं ये कैसे भूल गई? OMG, बस 2 मिनट पंडित जी। भागती हुई सोना अपने कमरे में जाती है और वहां से एक लिस्ट लेकर आती है और सुमित के हाथ में रखते हुए कहती है, ये है मेरी माँ, स्विट्जरलैंड का एक ट्रिप, अरमानी के कपड़े, एक बार फरारी की सवारी और भी थोड़ा बहुत है, पढ़ लीजिए ना आराम से। ये कैसे मांग की बात कर रही है बहू तू? है किसी हड़ताल पर बैठी है क्या? आज तेरी शादी है, पंडित जी तेरे माथे की मांग के बारे में बात कर रहे हैं, वही सिंदूर डालेगा ना सुमित। अच्छा, मुझे लगा कि शादी में भी कोई रस्म होती है जिसमें पति पत्नी की मांगे पूरी करता है। मुझे कैसे पता चलेगा मम्मी जी? पहली बार तो शादी हो रही है मेरी। हाँ, ये मेरे लिए कोई डे टू डे लाइफ टास्क थोड़ी ना है। वही ना समधन जी, सोना को कैसे इस बारे में पता होगा? इन चीजों से कोसों दूर नाजों में पली है मेरी लाडली। सही बात है, जैसे मैं तो यहाँ रोज मांगे भरता रहता हूँ ना। और अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर फुसफुसाती हुई विनीता संजू से कहती है, ये कैसी लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया दीदी तुमने। अरे रहने दे विनीता, मुझे मत बोल। तुझे ना दूसरों को ब्लेम करने की आदत सी है। पहले तो तू ये कहकर रोती रहती थी, बस एक लड़की मिल जाए दीदी, बस एक लड़की हो। लड़का नहीं है सोना, लड़की है। अब लड़की ले आई मैं तेरे लिए, तो तेरे ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। लड़की वालों को भी जबान दी है भाई मैंने, कोई वैल्यू है कि नहीं मेरी बोली की? तू ये तो सोच कितनी सीधी है सोना, किसी चीज़ का पता नहीं इसे, कभी भी दाव पेच वाला काम नहीं करेगी। वरना आजकल भाभी आती नहीं कि ननद के पीछे पड़ जाती है। और जहाँ तक रही थोड़ा समझने की बात, तो कोई भी अपने मायके से सब कुछ सीख कर नहीं आता। तूने भी तो साड़ी पहनना अपनी सास से सीखा था। तो ये समझा देना थोड़ा सोना को, महीने 2 महीने में सब सीख जाएगी बेचारी। और फाइनली सुमित और सोना की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त जैसे ही बिंदिया सोना के गले लगकर रोने लगती है, सोना कहती है, 1 मिनट मम्मी, बस 1 मिनट, पहले मैं कैमरा तो ऑन कर लूं। पहले ना आप रोकर मेकअप खराब कर लोगी, फिर वीडियो कैसी अच्छी आएगी। मैं ना कैमरा ऑन करती हूँ, एकदम रियल रोना मम्मी, व्यूअर्स बढ़ने चाहिए। और अपना कैमरा ऑन करके सोना रोने लगती है। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? मेरी भारी आवाज़ सुनकर आप ये मत समझिएगा कि मेरी तबीयत खराब है। एक्चुअली आज मेरी विदाई है और सुबह से 2 बार रोने के कारण मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। चलिए तो मैं अब कैमरा अपनी मम्मी की तरफ करती हूँ। आ मेरी बेटी। और सोना को गले लगाकर विंध्या जोर जोर से रोने लगती है। और ये सारा ड्रामा देखकर सुमित के घर वाले तो सर पकड़ लेते हैं। ये रील्स का भूत बाकी था क्या इसका? ये तो प्लस पॉइंट है बहू का, मान ले। पैसे कमाने लगेगी तो घर पर ही आएंगे ना। ओके फ्रेंड्स,
अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। आपको सारी रस्मों का अपडेट मैं देती रहूँगी। ओके बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और राइट साइड में बेल आइकन दबाना ना भूले। और हंसती रोती सोना आ जाती है अपने ससुराल। गृह प्रवेश के नियम के लिए सुमित और सोना दरवाजे पर खड़े होते हैं। चिया उनकी आरती कर पीछे मुड़ती है कि विनीता कहती है, लात मारो बहू। और अपना पैर उठाकर सोना चिया की कमर पर लात मार देती है। चिया दूर जाकर गिरती है। अरे तू बहू लाई है या कोई बॉक्सिंग चैंपियन विनीता? अरे कलश को लात मारने बोला था मैंने, चिया को नहीं। तो अब इस कलश का क्या करूं मम्मी जी मैं? अपने पति के सर पर मार दे। ओके। और सोना उस कलश को सुमित के सर पर मार देती है। सुमित वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है और सोना की पूरी सुहाग रात अपने पति को होश में लाने में ही निकल जाती है। अगली सुबह तैयार होकर सोना अपनी सास के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं सोच रही थी किसी हलवाई को घर पर बुलाकर उनसे खाना बनवा लूं। सारे मेहमान अभी तक घर पर ही है ना, अगर वो देखेंगे कि बहू ने कुछ नहीं बनाया तो खामखा बेइज्जती हो जाएगी। हलवाई खाना बना देगा और मैं सबको परोस दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं होता। खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि तेरी पहली रसोई है। चल रसोई में चल, मैं तुझे बताती हूँ कैसे क्या करना है। और अपना कैमरा ऑन कर सोना विनीता के साथ रसोई में चली जाती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ये है मेरे ससुराल की रसोई जहाँ मेरी सास आज खाना बनाने में मेरी मदद करने वाली है। बताइए मम्मी जी क्या करना है? एक बड़ी सी कढ़ाई लेकर आ जा बेटा, हमें पूरियाँ तलनी है। सोना कढ़ाई लाकर स्लैब पर रख देती है। अरे इसे गैस पर तो रख। माना तुझे खाना बनाना नहीं आता पर बर्तन तो गैस पर चढ़ाना आता होगा ना। सोना स्लैब के नीचे का ड्रॉर खोलती है और वहां रखे सिलेंडर के ऊपर कढ़ाई चढ़ा देती है। लीजिए मम्मी जी, चढ़ा दी कढ़ाई। अरे बैल बुद्धि, गैस पर चढ़ाने का मतलब गैस सिलेंडर के ऊपर नहीं, इस स्टोव पर चढ़ा। चल अब इसमें सरसों का तेल डाल। ये तो मुझे आता है मम्मी जी, इस काम में कोई आपकी बहू का हाथ नहीं पकड़ सकता। और कढ़ाई में कुछ दाने सरसों के डालने के बाद सोना उसमें एक बूंद तेल डाल देती है। काश तेरे पैदा होने के वक्त तेरी माँ ने इस तेल को तेरे सर पर भी डाला होता तो तेरा दिमाग इतना कमजोर तो ना होता। अरे ज्यादा तेल डाल। और ये कौन सा तेल है? तू तो सर पर लगाने वाला तेल लेकर आ गई बहू। हद है ये लड़की। चल जा कढ़ाई धोकर लेकर आ। सोना कढ़ाई को धोकर लेकर आती है और स्टोव पर रखती है। विनीता कढ़ाई में तेल डालती है। अब जब तक तेल गर्म हो रहा है तू आटा लगाना शुरू कर, तब तक मैं थोड़ी देर बाहर बैठ रही हूँ। और फोन मत चलाने लगना, तेल को देखती रहना। तेल को देखना है? हाँ हाँ देखूंगी ना मम्मी जी। 5 मिनट बाद विनीता रसोई में आती है और देखती है कि सोना खड़ी हुई तेल को खौलता हुआ देख रही है। अरे राम रे, ये लड़की तो हमारे घर में आग लगा कर रहेगी। अरे नॉब बंद कर। यहाँ तेल खौल रहा है और तू खड़ी होकर देख रही है। और आटा कहाँ है? कहाँ लगाया तूने आटा? वाह मम्मी जी वाह। हाँ ये तो दोगलापंती हो गई। आप ही ने कहा था कि फोन मत चलाना, तेल को देखती रहना, तो मैं तेल को देख रही थी। और आटा कहाँ लगाना है ये तो आपने बताया ही नहीं। खुद ही ना अभी आधी इन्फॉर्मेशन देती हो और फिर गुस्सा करती हो। मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी आटा लगाती थी तो आप मुझे 10 बातें ना सुनाती। चलिए अब बता दीजिए कहाँ लगाना है आटा। तभी दरवाजे पर विनोद आकर कहता है, जोरों शोरों से तैयारी हो रही है लगता है। लगी रहो बहू। इन्हीं के मुंह पर लगा दे आटा। और सोना जाकर अपने ससुर जी के मुंह पर आटा लगा देती है और अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके कहती है, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो ये थी मेरी पहली रसोई की रस्म जहाँ मैंने आटा लगाया और तेल को गर्म होते हुए देखा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सोना जैसी सोना। और अपनी बहू से परेशान होकर विनीता को खुद ही सारा खाना बनाना पड़ता है। 1 हफ्ते बाद। अब तो 1 हफ्ता हो गया तुझे यहाँ। तुझे रसोई में भेजना जान का जोखिम जैसा है। तू एक काम कर, कपड़े खींच दे। जी मम्मी जी, वो मम्मी मेरा फ़ोन ना चार्जिंग पे है, एक बार आप अपना फ़ोन दे दीजिए ना। और अपनी सास का फ़ोन का कैमरा ऑन करने के बाद सोना पत्थर से घस घस कर कपड़े धोने लगती है। बहू, ये तूने मेरी साड़ी के साथ क्या किया है राम? आप ही ने तो बोला था मम्मी जी के कपड़े घस दे।
मैं कपड़े ही तो घस रही थी, मेरे पास प्रूफ है। देखिए सामने आपके फ़ोन पर सब रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसे ही सोना गिले हाथों से फ़ोन उठाने जाती है, उसके हाथ से फ़ोन फिसलकर पानी की बाल्टी में गिर जाता है। गलती हो गई मेरी कि तुझे शादी करके अपने घर ले आई। बहुत हुआ, एक काम नहीं आता तुझे? काम करना तो आता ही नहीं, लेकिन तू सीखना भी नहीं चाहती। 2 रोटी भी अभी तक तेरे हाथों की नसीब नहीं हुई मुझे। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा कर रही है मम्मी जी, 2 मिनट दीजिए मुझे। और सोना रसोई में जाकर 2 घंटे बाद 2 रोटी बनाकर अपनी सास के लिए लेकर आती है। इतनी देर इंतजार करने के बाद तो जहर भी स्वाद लगे। जा, एक और रोटी लेकर आ। आटा तो मैंने 2 ही रोटियों का लगाया था मम्मी जी, वो आपने बोला था ना 2 रोटी भी नसीब नहीं होती, हो गई ना। बस अब बहुत हुआ, फोन लगा समधन जी को। और आधे घंटे के अंदर ही विनीता अपने घर पर एक सभा बिठा लेती है, जहां बिंदिया और संजू दोनों ही मौजूद होती हैं। बहुत कोशिश कर ली मैंने सोना को सुधारने की, पर अब ये मेरे हाथ में नहीं है। आपको जो भी गिला शिकवा है बिंदिया जी, ये मेरी बड़ी बहन से समझ लीजिए, क्योंकि इसी ने मुझे आपके घर का रिश्ता बताया था। तो तू इतनी सी बात में शादी तोड़ने पर आ गई है? तुझे तो चाहिए थी ना फूल जैसी बहू जो सिर्फ एक लड़की हो। इतनी फूलों जैसी लड़की भी नहीं चाहिए थी, इससे तो अच्छा मैं किसी काम वाली की बेटी को ही। मैंने बोला ना टीवी का रिमोट मुझे दे, अब मुझे अपना कार्टून देखने दे। लेकिन मैं भी तो कार्टून देख रही हूँ। जब आपको कार्टून ही देखना है तो आप यही देख लो। मैंने बोला ना मुझे ये वाला कार्टून नहीं देखना, मुझे मेरा फेवरेट कार्टून देखना है। और तू इतनी देर से टीवी देख रही है ना, अब मुझे टीवी देखने दे। नहीं, पहले मैं ये कार्टून शो देखूंगी, इसके बाद आपको जो देखना है देख लेना। अभी मैं रिमोट नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? ला जल्दी से ये रिमोट मुझे दे दे। दोनों के लड़ने की आवाज़ जब जोर जोर से सबके कानों तक पहुंचती है, तो उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनकी मम्मी और दादी वहां पर आ जाती हैं। हे भगवान, दोनों की दोनों स्कूल से आते ही घर में उधम मचाने लग जाती हैं। तुम दोनों से कोई काम शांति से नहीं होता क्या? किस बात पर लड़ाई कर रही हो अब दोनों? मम्मी देखो ना, ये इतनी देर से टीवी देख रही है और जब मैंने इसे अपना फेवरेट कार्टून शो देखने के लिए रिमोट मांगा तो दे नहीं रही। ये ना हर रोज ऐसा ही करती है, आप समझाओ ना इसे। गिन्नी बेटा, तूने टीवी देखा ना, अब थोड़ी देर दीदी को भी टीवी देख लेने दे। जब दीदी टीवी देख लेगी तो फिर से देख लेना। नहीं दादी, टीवी देखेगी तो सिर्फ गिन्नी देखेगी, मैं किसी को भी टीवी का रिमोट नहीं दूंगी। देखा मम्मी आपने, इसलिए ना इससे मेरी लड़ाई होती है। ये कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती, हमेशा जिद करती है। अरे तो क्या हो गया, तेरी छोटी बहन ही तो है, देख लेने देना टीवी, तो बाद में देख लियो। तुझे भी अभी ही टीवी देखने की जिद है क्या? जागे नहीं बेटा, तो आराम से टीवी देख ले। क्या मम्मी आप भी जब देखो तब गिन्नी की साइड लेती हो? आपको पता है ना मुझे भी थोड़ी देर बाद ट्यूशन जाना है, फिर वहां से आकर अपना होमवर्क भी करना है। पूरा दिन में थोड़ा सा तो टाइम मिलता है टीवी देखने का, उसमें भी ये मुझे टीवी देखने नहीं देती। अरे तो बता अब मैं क्या करूं? इससे रिमोट ले लूंगी तो ये रोने लग जाएगी। तू बड़ी है ना, ये नहीं समझती, तू तो समझ जा बेटा। अरे बहू, तू तो ऐसे कह रही है जैसे जिया पता नहीं कितनी बड़ी है। दोनों में बस 1 साल का ही तो फर्क है। लेकिन तूने गिन्नी को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अगर उसे बचपन से ही छोटी छोटी बातों के लिए इतनी ज़िद्दी बना दोगी ना, तो बड़ी होकर वो तेरी बात नहीं सुनेगी। देखिए मम्मी जी, मैंने किसी को सर पर नहीं चढ़ा रखा, और आप ना जिया के सामने मुझे गलत साबित करने की कोशिश मत करिए। मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ कर रही हैं आप। हे भगवान, इसमें जिया को तेरे खिलाफ करने की बात कहाँ से आ गई? मैंने भी बच्चे पाले, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि बच्चों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बस करिए माँ जी, आपके कहने का मतलब है कि मैं अपने बच्चों को ठीक से नहीं पाल रही हूँ। खैर, मुझे तो आपसे बहस ही नहीं करनी। अरे तू जा ना, यहाँ क्यों खड़ी है? तेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, जा जाकर तैयार हो। देखा दादी माँ, इसकी वजह से फिर से मुझे डांट पड़ गई। गलती हमेशा ये करती है और डांट मुझे सुननी पड़ती है। तू क्या दादी से मेरी वकालत कर रही है? तुझे बोला ना, जा जाकर ट्यूशन के लिए तैयार हो। आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे ही जबान लड़ा रहे हैं। देखो तो सही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब दोनों बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं करोगी तो वो तो तुझसे इस तरह से ही बात करेंगे ना। जब देखो तब अपनी गलतियों का दोष मुझ पर मढ़ती रहती हो। अरे तुझे तो चाहे मैं कितना भी समझ लूँ, तेरे भेजे में एक बात नहीं घुसने वाली।
हे भगवान, इन दोनों का महायुद्ध फिर से शुरू हो गया। इन दोनों की रोज़ रोज़ की लड़ाई से मेरा तो सर दुखने लगा है। मुझे जाकर इन दोनों की लड़ाई रुकवानी होगी। आशा हॉल में आती है। क्या मम्मी जी, क्या दीदी, आप दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। दीदी आप मेरे साथ किचन में चलो, मुझे रात का खाना बनाना है। अकेले खाना बनाते बनाते मैं तो परेशान हो गई हूँ। और मम्मी जी आपको पता है ना, ज़्यादा टेंशन लेने से, लड़ाई करने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो आप टेंशन ना लो ना और अपने कमरे में जाकर आराम करो, जाओ। अरे लेकिन प्लीज़, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, शाम के लिए बहुत सारा खाना बनाना है। आज तो आपने खीर बनाने का प्लान किया था, तो चलिए अब मेरे साथ किचन में चलिए। अभी तो आशा जैसे तैसे करके उन दोनों की लड़ाई बंद करवा देती है, लेकिन शाम को खाने के टेबल पर, अब तूने अपनी खीर खा ली है तो मेरी कटोरी में से खीर क्यों खा रही है? अरे अगर उसने तेरी कटोरी में से थोड़ी सी खीर ले ली तो क्या हो गया? अपनी छोटी बहन के साथ थोड़ा मिल बांट कर खा लेगी तो क्या हो जाएगा? तो ये बात आप इसे भी तो समझाओ ना। जब मैं इससे खाने के लिए थोड़ी सी चीज मांगती हूँ तो ये कैसे मुंह बना लेती है। अपनी थोड़ी सी चीज भी नहीं देती मुझे, तो मैं क्यों दूँ? और वैसे भी ये 2 बार खीर खा चुकी है और मुझे तो सिर्फ 1 कटोरी खीर मिली है, तो मैं नहीं देने वाली। वैसे तो जब खीर बची रहती है तब तुझे खीर खानी नहीं होती है। कहती है मुझे खीर से ज़्यादा हलवा पसंद है, और अब जब गिन्नी ने थोड़ी सी खीर मांग ली तो तुझे खीर इतनी पसंद हो गई। बहू, अगर आज जिया का खीर खाने का मन कर रहा है तो उसे खा लेने देना। गिन्नी को खीर खानी है तो मैं अपनी कटोरी में से दे दूंगी। पहले तो तू इसे दूसरी बातों पर डांटती थी, लेकिन अब खाने पीने की बातों पर भी डांटने लगी है। आप देख रही हो ना दादी, मम्मी सिर्फ गिन्नी से ही प्यार करती है। मुझे पता है आपने सिर्फ गिन्नी के लिए खीर बनाई है, तभी तो बोल रही हो ये खीर उसे दे दे। मुझे नहीं खानी ये खीर, इसे ही खिला दो। देख लिया ना, अभी तक ये चुपचाप बैठी थी और अब ये मुझसे इतनी बड़ी बात कर रही है। आपकी वजह से इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। अरे आप दोनों भी बस करो ना, कम से कम खाना खाते टाइम तो एक दूसरे से लड़ाई मत करो। जिया बेटा, तुम आराम से अपना खाना खा लो। दीदी ने ये खीर तुम्हारे और गिन्नी दोनों के लिए बनाई थी, समझी? चलो अब जल्दी से इसे खा लो, चलो। ठीक है चाची, मैं ये खीर अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। पहले मैं अपना होमवर्क करूँगी, उसके बाद ये खीर खाऊंगी। मुझे यहाँ बैठकर खाने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ। जिया खीर को अपने कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद मौका पाकर सारी खीर को सिंक में गिरा देती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी मम्मी उसे देख लेती है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुझे ये खीर खाने का मन नहीं है। अरे जब नहीं खानी थी तो कम से कम ये खीर गिन्नी को ही खा लेने देती, कम से कम ये उसके पेट में तो पड़ जाती। पहले जानबूझकर उसे रुलाया और अब ये नहीं खानी थी तो सिंक में गिरा दी। हे भगवान, रसोई में पानी पीने आई थी, उसमें भी तूने जिया को डांटना शुरू कर दिया। अरे कभी तो इस बेचारी को चैन से रह लेने दे। अब क्यों इतनी रात को इस पर चिल्ला रही है? इस पर मैं कोई बेफिजुल में नहीं चिल्ला रही हूँ। जब गिन्नी खाने के लिए खीर मांग रही थी तब तो इसने उसे खाने नहीं दी, और अब सारी खीर सिंक में बहा दी। आप हर बात में इसकी साइड लेती हो। अब आप बताओ। अरे अब मैं क्या बताऊं? अगर तू समझदार होती तो ये बात कब की समझ चुकी होती। जब बात बात पर इसे इतना टोकेगी तो ये परेशान होकर और क्या करेगी। बेचारी को खीर खाने के लिए इतना परेशान कर दिया कि उसका खीर खाने का मन ही उतर गया, इसलिए उसने खीर को सिंक में फेंक दिया। अगर तूने उसे कुछ कहा नहीं होता ना तो वो ऐसा क्यों करती? ये सब तेरी ही गलती है। वाह 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 वाह, देखो तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर बात में इसका साथ दे दे के इसे इतना सर पर चढ़ा लिया है कि इसे पता है मैं चाहे कुछ भी गलत करूं दादी माँ आकर मुझे बचा ही लेगी। लेकिन आज नहीं बचेगी तू। अब तूने खाने को सिंक में फेंका है ना, मैं तुझे सुबह का नाश्ता ही नहीं दूंगी, तभी जाकर तुझे खाने की कदर समझ में आएगी। अब जाकर अपने कमरे में सो जा, और आप भी अपने कमरे में जाकर सो जाइए, क्योंकि आपसे बात करने की और ताकत नहीं है मुझ में। अरे तूने जो किया है ना वो ठीक नहीं किया। तुझे क्या लगता है मैं अपनी पोती को भूखी रहने दूंगी? अरे तू उसे नाश्ता नहीं देगी तो उसकी दादी तो है, मैं अपने आप उसके लिए नाश्ता बना दूंगी। सुपर डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता करते हैं, लेकिन योगिता जिया को नाश्ता नहीं देती। मम्मी, जब आपने इसे नाश्ता दिया तो मुझे भी नाश्ता दो, मुझे भी भूख लगी है। जब भूख लगने के बाद भी खाना नहीं मिलेगा ना, तब तुझे खाने की असली कदर समझ में आएगी। कल जो तूने बिना सोचे खीर को सिंक में फेंक दिया था, ये उसी की सजा है बेटा।
अरे दीदी, क्यों जिया पर इतनी कठोर होती हैं? वो अभी सिर्फ 8 साल की तो है। मैं जानती हूँ कि उसने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर आप उसके साथ ऐसा करोगी तो वो और ज़्यादा ढीठ हो जाएगी। पहले ही आप उसे इतना डांटती हो, अब ऐसा करोगी तो कैसा लगेगा उसे? देखो आशा, मैं जो कर रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आज इसे कोई नाश्ता नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे मेरी पोती को नाश्ता नहीं मिलेगा? तुझे क्या लगता है उसकी दादी के रहते वो भूखी रहेगी? ये ले जिया बेटा, मैं तेरे लिए नथुलाल हलवाई के गर्मा गर्म समोसे लेकर आई हूँ और साथ में स्ट्रॉबेरी लस्सी भी लेकर आई हूँ। तुझे पसंद है ना बेटा? अरे देखो तो, मेरे मना करने के बाद भी इसके लिए नाश्ता लेकर आ रही हैं। जब मैंने कह दिया कि ये कुछ नहीं खाएगी, मतलब कुछ नहीं खाएगी। ये मेरी बेटी है, इसलिए ये मेरी बात मानेगी। अरे ये तेरी बेटी है तो क्या हुआ, मेरी भी तो पोती है। खा बेटा, तू बिंदास खा। किससे मैं इतनी हिम्मत नहीं जो तुझे कुछ बोल दे। अब ना मेरा पारा हाई हो रहा है। प्लीज़ दीदी, अभी कुछ नहीं, बच्चों को स्कूल जाना है। भगवान के लिए आप दोनों चुप हो जाओ। चलो बच्चों, तुम जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल बस तक छोड़ आऊँगी। आशा जैसे तैसे दोनों को स्कूल बस तक छोड़कर आती है, लेकिन शाम को दोनों फिर से लड़ाई करना शुरू कर देती हैं। तुझे बोला था ना मैंने, ये ड्रेस तुझे नहीं दूंगी। ये ड्रेस पापा मेरे लिए लेकर आए थे, और तेरे लिए भी तो पापा ड्रेस लेकर आए थे। तू अपनी वाली पहन ना, मेरी वाली ड्रेस के पीछे क्यों पड़ी है? लेकिन मुझे ये वाली ड्रेस पसंद नहीं, मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप मुझे ये ड्रेस दे दो। अरे मैं क्यों तुझे अपनी ड्रेस दूँ? तू जा यहाँ से, वरना मैं दादी को बोल दूँगी। अच्छा, तो फिर मैं भी मम्मी को बोल दूँगी। पता है ना, एक बार मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी तुमसे लेकर ये मुझे ही देंगी। उन दोनों के लड़ने की आवाज़ सुनकर फिर से योगिता और देवकी को वहां आना पड़ता है। हे भगवान, अब क्या कर दिया जिया तूने? क्या कर दिया? जिया का क्या मतलब है? क्या हर बार गलती जिया की ही होती है? गिन्नी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे जिया परेशान होती है। पक्का किया तो कुछ ना कुछ गिन्नी नहीं है। गिन्नी बहुत समझदार है, वो बिना किसी बात की किसी को कुछ नहीं कहती, और वैसे भी वो छोटी है तो इसे चुप रहना चाहिए ना। मम्मी ये छोटी है तो क्या कुछ भी करेगी? और वैसे भी गलती मेरी नहीं है, इसी की है। पहले तो ये मेरी अलमारी से मेरी ड्रेस निकाल कर पहनने लगी और कह रही है अब मेरी ड्रेस को यही रखेगी। जब पापा ये ड्रेस मेरे लिए लेकर आए थे तो मैं इसे ये ड्रेस क्यों दूँ? मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं अपनी ड्रेस को किसी को नहीं दूंगी। नहीं मम्मा, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं है। दीदी के पास इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस है, लेकिन वो अपनी ड्रेसेस में से एक ड्रेस भी मुझे नहीं देती। जिया की ड्रेस के लिए गिन्नी रोना शुरू कर देती है, तो योगिता जिया के हाथ से उसकी ड्रेस छीनकर गिन्नी को दे देती है। आपने मेरी ड्रेस उसे क्यों दी? तुझे दिख नहीं रहा वो रो रही है? तुझे पहले ही कहा था ना कि ये ड्रेस उसे दे दे, लेकिन इसे रुलाए बिना तेरा काम नहीं चलता। जब देखो तब हमेशा इसे रुलाती रहती हो। बस बहुत हो गया बहू, बच्चे को इतना जिद्दी बनाना भी अच्छा नहीं। तेरी वजह से गिन्नी हर चीज़ में जिद करने लगी है, और जब उसकी जिद पूरी नहीं होती तो वो रोना शुरू कर देती है। तूने गिन्नी की आदत बहुत ज़्यादा खराब कर दी है। अरे जब ये ड्रेस जिया की है तो ये जिया की मर्जी है कि वो इस ड्रेस को किसी को पहनने के लिए दे या ना दे। आप जो इस तरह जिया को भड़काती हो ना, इसीलिए ये गिन्नी इस तरह से लड़ती है। अब मेरी भी छोटी बहन थी, मैं भी उसे अपनी चीज़ें, अपने खिलौने, अपने कपड़े सब कुछ दे देती थी, तो इससे अपनी बहन को कुछ देने में क्या दिक्कत है? तेरी और तेरी छोटी बहन की उम्र में 6 साल का फ़र्क है, और 6 साल बहुत होते हैं, लेकिन इन दोनों में तो सिर्फ 1 साल का फ़र्क है। तो दोनों की मानसिकता एक जैसी है, और दोनों ही अभी छोटी बच्चियां हैं। लेकिन तुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती। छोटी बेटी के प्यार में तू इतनी अंधी हो गई है कि तुझे तेरी बड़ी बेटी नज़र ही नहीं आती। देवकी की बात सुनकर योगिता कुछ नहीं कहती और जिया की ड्रेस गिन्नी को देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद उन दोनों के स्कूल का रिजल्ट आता है और दोनों के मार्क्स बहुत कम थे। ये कैसे मार्क्स आए हैं एग्जाम में तेरे? रोज ट्यूशन जाती है, उसके बाद भी इतने कम मार्क्स? दादी ने इतना सर पर चढ़ा लिया है कि अब तूने पढ़ाई में ध्यान देना भी छोड़ दिया। आज से ना तो तू टीवी देखेगी और ना कहीं बाहर खेलने जाएगी। आज से तेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी पढ़ाई में होगा। मम्मी, मुझे फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है, मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ,
लेकिन मम्मी मार्क्स तो गिन्नी के भी कम आए और इसके मार्क्स तो मुझसे भी कम आए, फिर भी आप इसे खेलने की परमिशन दे रही हो। अगर ये बाहर खेलने जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। अरे वो छोटी है इसलिए उसके मार्क्स कम आए। तू ना मुझसे ज्यादा बहस मत कर, जा अंदर जाकर पढ़ाई कर। जिया कहीं नहीं जाएगी। अगर गिन्नी बाहर खेलने जाएगी तो जिया भी बाहर खेलने जाएगी, और अगर जिया अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करेगी तो गिन्नी भी अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करेगी। बहुत फर्क कर लिया तूने दोनों में, बस अब और नहीं। ठीक कहा आपने, बस अब और नहीं। बहुत सुन ली मैंने आपकी। आज इसका जो ये रिजल्ट इतना खराब आया है ना, ये आपकी वजह से आया है। जब भी इसे डांटने लगती हूँ तो बीच में आकर इसे बचा लेती हूँ। अगर मुझे इसे डांटने दिया होता ना तो आज इसके इतने कम नंबर नहीं आते। इसके कम नंबर सिर्फ आपकी वजह से आए हैं। अच्छा, अगर जिया के कम नंबर मेरी वजह से आए हैं तो फिर गिन्नी के कम नंबर किसकी वजह से आए हैं? तू तो हमेशा गिन्नी की साइड लेती है, तो फिर उसके नंबर कम कैसे आ गए? अरे बस भी कीजिए आप दोनों की लड़ाइयों की वजह से दोनों बच्चियां ऐसी हो गई हैं। एक जन गिन्नी की साइड लेता है तो दूसरी जिया की। दोनों ये देखने की कोशिश नहीं करते कि आखिर गलती किसकी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बात में सिर्फ जिया गलत होती है या हर बात में सिर्फ गिन्नी गलत होती है, लेकिन आप दोनों को देखना तो चाहिए ना कि कौन सही है कौन गलत है। अगर एक की गलती होते हुए भी दूसरे को डांटोगे तो वो तो ढीठ ही होगा ना। इसी वजह से ये दोनों ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही। अगर आप दोनों ने एक एक बच्चे का पक्ष ना लेकर दोनों को बिठाकर समझाया होता ना तो दोनों बहनों में इस तरह लड़ाइयाँ ना होती और ना ही दोनों बहनों के नंबर इस तरह कम आते। अगर अभी भी आप दोनों ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो आगे चलकर बहुत दिक्कत हो सकती है। आशा की बात सुनकर दोनों बिल्कुल चुप हो जाती हैं। आज कहीं ना कहीं उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम ठीक कह रही हो आशा, अगर मैंने दोनों को ही बिठाकर समझाया होता तो आज ऐसा नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो जिया बेटा, मैंने तुम्हारी गलती ना होते हुए भी कितनी बार तुम्हें डांटा, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगी मैं बेटा। मैं भी आज से अपनी गलतियों को सुधारूंगी और हर छोटी छोटी बात के लिए हम दोनों नहीं लड़ेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर जिया भी बहुत खुश हो जाती है। उन दोनों की गलतियों पर उनकी दादी और मम्मी उन्हें बिठाकर प्यार से समझाती हैं तो दोनों बहनों की लड़ाइयाँ भी आपस में कम हो जाती है। थोड़ी सी समझदारी से दोनों बहनें आपस में प्यार से रहने लगती हैं।